हाँ तो बच्चों, अपन जो है फोर्थ चैप्टर अपना चल रहा है वन्य समाज और उपनिवेशवाद की अपन जो है बात कर रहे थे। तो देखो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कल बस्तर के में जो मतलब विद्रोह हुआ, तो बस्तर में किस तरह से जो है विद्रोह हुआ उसकी अपन जो है चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो किस तरह से बस्तर में विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद में देखो बस्तर के विद्रोह की अपन चर्चा कर रहे थे। तो बस्तर में विद्रोह में अपन पेज नंबर 92 में आप ऊपर ही ऊपर देखो स्त्रोत 6, एक इसकी झलक और देख लेते हैं थोड़ी सी अपन कि बस्तर में जो है विद्रोह हुआ था तो उसका जो प्रभाव था वो किस तरह से था, या फिर क्या वहां पे जो है मतलब चर्चा चल रही थी या क्या हो रहा था। देखो बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं कि बाद में जो बस्तर के जो लोग थे, ठीक है, जो अब बुजुर्ग अवस्था में हैं और जिन्होंने अपने माता पिता से सुना था, ठीक है, उनके माता पिता उस विद्रोह में थे, फिर ठीक है उनकी संतानें हुई और संतानें भी अब क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। ठीक है, तो इतने समय बाद में जब बस्तर के लोग बताते हैं कि किस तरह से देखो उनके साथ क्या हुआ था, वो बताते हैं क्या, कनकापाल के ओदियामी गंगा को उसके पिता ओदियामी तोकेली ने बताया कि ओदियामी गंगा नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है, और उसके पिता का क्या नाम है, ओदियामी तोकेली नाम है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज सरकार ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। मतलब उनके पिताजी ने उनको ये बताया कि देखो यहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ किस तरह से हुई। तो वो बता रहे थे कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी यहाँ पे शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है इसकी परवाह न थी, और आसपास में क्या हो रहा था यहाँ के सम्राट को कोई परवाह नहीं थी, इसलिए जमीन ली जा रही है। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, इसलिए जमीन ली जा रही है यह देखकर उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई, उसके कट्टर समर्थक मारे गए, बाकियों को कोड़े से मार पड़ी। उसके जो कट्टर समर्थक थे वो तो क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, और बाकियों को क्या पड़ी, कोड़े से जो है वो मार पड़ी। मेरे पिता ओदियामी तोकेली को भी कोड़ों से पीटा गया। मतलब अपने पिता के लिए कह रहा है कि मेरे पिता भी उस विद्रोह में शामिल थे और मेरे पिताजी को भी जो है कोड़ों से क्या किया गया, पीटा गया। ठीक है, अब देखो लेकिन वे भागने में कामयाब हुए और बच निकले। लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए थे और वो वहां से बच निकले थे। ये आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। ये जो आंदोलन इन लोगों ने चलाया था वो किस बात के लिए चलाया था बेटा, मतलब अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांध कर घसीटा करते थे। मतलब जो अंग्रेज थे वो उनको घोड़ों से बांध लेते थे और उन लोगों को क्या करते थे, घसीटा करते थे। मतलब ये अंग्रेजों के क्या थे, अत्याचार थे। हर एक गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए। हर एक गांव से 2-4 लोग कहाँ गए, जगदलपुर गए। अब देखो चितपाल के गार्गी देवा और मिखोला माँ की मिरास के दोल और अवसा बूंदी बालेसरा का वादा पांडु वाले का उंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। मतलब ये यहाँ के लोगों के नाम हैं और गांव के। जैसे चिदपाल गांव का नाम है, तो वहाँ की गार्गी देवा नाम है व्यक्ति का, गार्गी देवा, और मिखोला माँ की मिरास के दोल, मिरास गांव का नाम है। तो मतलब मिरास गांव का नाम है और मिरास के दोल और अबराबुंदी व्यक्तियों के नाम है, दोल और अबराबुंदी। बालेरास का वादा पांडु, मतलब ये गांव का नाम है बालेरास और वहां के व्यक्ति का नाम है वादा पांडु। पालेम का उंगा, पालेम जगह का नाम है और उंगा व्यक्ति का नाम है। दूसरे ढेर सारे लोग जो है यहाँ पे गए। इसी तरह नंदरासा के एक बुजुर्ग चेंद्रू ने कहा कि लोगों की तरफ उर्निया थे, पालेम के मिल्ले उदाल, नंदरासा के सोए का धूरवा और पांडे माजी, हर परगना के लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। मतलब अलनार तराई एक जगह का नाम है। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया, और एक झटके में पलटन कौन, पलटन जो थी, मतलब पलटन का मतलब ये था कि वहां के जो सैनिक थे सभी ने लोगों को क्या कर लिया, घेर लिया। जो लोग विद्रोह करने के लिए इकट्ठा हुए थे तो उस पलटन ने उसको चारों ओर से घेर लिया।
गुंडाधूर उड़ सकते थे इसलिए उड़ निकले। जो गुंडाधूर मैंने आपको नाम बताया था कि बस्तर का जो आंदोलन हुआ था 1910 में, उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? गुंडाधूर। वो उड़ सकते थे इसलिए वो क्या हो गए? उड़ गए। लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें? और लेकिन अब जो तीर कमान वाले जो लोग थे वो क्या कर सकते थे? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास में तो गोलियां थी और इनके पास में क्या थी? तीर कमान थे। ठीक है। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। लोग झाड़ियों में छिपे और अपने पेट के बल जो है भागे। फौज की पलटन भी भागी और जो फौज की पलटन जो थी वो भी उनके पीछे पीछे जो है भाग रही थी। जो लोग जिंदा बचे किसी तरह अपने गांव पहुंचे और जो लोग जिंदा बच गए थे वो किसी ना किसी तरह जो है अपने गांव में सुरक्षित जो है वो पहुंचे थे। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बस्तर में जो है विद्रोह हुआ था और बस्तर के लोगों ने किस तरह से इस विद्रोह का जो है वो सामना किया था। अब अपन बात करेंगे कि जावा जावा के जंगलों में जो बदलाव हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। जावा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है। जावा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। तो जावा के जंगलों में हुए बदलाव। ठीक है। तो देखो जावा के जंगलों में क्या क्या जो बदलाव हुए थे वो अपन देखेंगे। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। जावा जावा को किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया का चावल उत्पादक द्वीप। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया का चावल उत्पादक द्वीप जो है इसको कहा जाता है, जावा को। अब देखो, लेकिन इस जमाने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। लेकिन एक जमाना ऐसा था जहाँ पे यहाँ पे घने जंगल थे, बहुत ज्यादा जो ये वनाच्छादित क्षेत्र था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। मतलब इंडोनेशिया पर जैसे अपने भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेश था। ठीक है। इंडोनेशिया पर किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। ठीक है। जैसे भारत में अंग्रेजों का अधिकार था वैसे इंडोनेशिया में किसका अधिकार था? डचों का अधिकार था। ठीक है। और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया में वन कानूनों में कई समानताएं थी और भारत और इंडोनेशिया के जो वन कानून थे उन वन कानूनों में बहुत सारी जो है समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र था जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। तो जावा में ही सबसे पहले जो है वन प्रबंधन शुरू मतलब जो है शुरू हुआ था। तो देखो, अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। मतलब यहाँ से अंग्रेजों ने यहाँ के जंगलों को क्यों कटवाया? क्यों? क्योंकि वो जहाज बनाने के लिए, रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए जो है क्या करवाना चाहते थे? लकड़ी चाहते थे। और लकड़ियों की मांग की वजह से उन्होंने जो है जंगलों को क्या करवा दिया? साफ करवा दिया। ठीक है। तो देखो, ऐसा ही जावा में था कि डच जो थे वो जहाज बनाना चाहते थे। डच क्या बनाना चाहते थे? जहाज बनाना चाहते थे। जहाज जो है बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे वन प्रबंधन जो है वो शुरू किया। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। मतलब जावा की अगर आबादी की बात करें तो कितनी लाख थी? 34 लाख यहाँ की जो है आबादी थी जावा की। हालांकि उपजाऊ मैदानों के ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। हालांकि गांव का जो मैदानी भाग था वहां पे भी बहुत सारे जो है उपजाऊ मैदान थे, लेकिन फिर भी जो है कई समुदाय ऐसे थे जो पहाड़ों में खेती करते थे। कौन सी? मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, वो भी जो है वो लोग करते थे। ठीक है। इसके बाद की बात करें कि जावा के जो लकड़हारे थे उनका जो जीवन था वो किस तरह से था। ठीक है। तो जावा के जो लकड़हारे थे, ओके, तो जावा के जो लकड़हारे थे उनका देखो जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ।
जीवन किस तरह से जो है वो प्रभावित हुआ वो अपन जो है देखेंगे। तो देखो जावा में क्लांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। जावा में किस मतलब कौन से समुदाय के लोग थे? लकड़हारे कौन से थे? क्लांग समुदाय के। कौन से समुदाय के? ध्यान में रखना है, क्लांग समुदाय के लकड़हारे थे यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत ही कुशल लकड़हारे थे और घुमंतु किसान भी थे। घुमंतु किसान आप जानते हो, एक जगह टिककर जो कृषि नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो वहां यहाँ के जो 6000 क्लांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। अब देखो 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, एक रियासत का नाम था माताराम। ठीक है, तो जब वो रियासत बटी तो इस रियासत में फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो लगभग 6000 जो क्लांग परिवार थे, कितने परिवार? 6000 क्लांग जो परिवार थे उनको क्या कर दिया गया? दो समुदायों में, ठीक है, दो राज्यों में बराबर बांट दिया। ठीक है, क्लांग समुदाय को दो राज्यों में बराबर जो है बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना मुश्किल था। अब देखो इनका जो कौशल था, मतलब लकड़हारों के बिना सागौन, सागौन क्या होता है? एक वृक्ष होता है। ठीक है, तो सागौन के वृक्ष की कटाई इनके बिना नहीं की जा सकती थी, लकड़हारों के बिना नहीं की जा सकती थी। और राजा का जो महल था वो भी बनना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सागौन के जो पेड़ काटने में सक्षम थे वो कौन थे? क्लांग समुदाय के जो लकड़हारे थे वो इन पेड़ों को काटने में क्या थे? सक्षम थे। ठीक है, तो देखो डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि क्लांग उनके लिए काम करे। मतलब ये जो डच थे वो भी ये चाहते थे कि क्लांग उनके लिए क्या करे? उनके लिए काम करे। ठीक है, क्लांग कौन थे? आपको बताया मैंने, लकड़हारे थे। ठीक है, लकड़हारा समुदाय था क्लांग समुदाय। ठीक है, अब देखो 1770 में क्लांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1770 में क्लांगों ने एक डच किले पर हमला किया, ठीक है, और इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ठीक है, मतलब क्लांगे बहुत ज्यादा परेशान थे डचों से, जिस तरह अंग्रेज भारतीयों से परेशान थे। ठीक है, या भारतीय अंग्रेजों से जो है वो परेशान थे। अब देखो डच वैज्ञानिक वानिकी, अब डचों ने भी जो है जैसे अपने यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी शुरू की थी, ठीक है, वैसे ही डचों ने भी एक वैज्ञानिक वानिकी जो है वो शुरू की थी। अब देखो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना शुरू करने लगा तो डच उपनिवेशिकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। अब देखो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, जब ऐसा जरूरी लगने लगा कि लोगों के साथ साथ जो इलाके हैं उन पर भी क्या कर लिया जाए? नियंत्रण कर लिया जाए, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू करके वही मतलब डचों ने क्या किया? वन कानून लागू कर दिया, और वन कानून में वही भारत वाला जो है वन कानून, उसी तरीका का वन कानून लगाया कि लोग अब जंगलों में जाकर लकड़ियां नहीं जुटा सकते थे, वहां के जो उत्पाद वनों से जो मिल रहे थे उनको नहीं ले सकते थे, ठीक है, अपने पशुओं को वहां चरा नहीं सकते थे। तो वही वाला जो है नियम वहां पे लागू हो गया, जैसे भारत में लागू हुआ था वन अधिनियम, वैसे ही वहां पे एक वन जो है कानून लागू हो गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन, इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ कि इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। अब देखो मतलब इतना प्रतिबंधित उनको कर दिया कि घर के लिए या फिर मकान बनाने के लिए, अपना छोटा मोटा जो है जीवन यापन करने के लिए भी, खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। चुने हुए का मतलब जैसे आपको बताया था मैंने, आरक्षित, रक्षित और जैसे ग्रामीण
ठीक है, 3 भागों में बाँटा था, तो वैसे भी वहाँ भी उसी तरीके से था कि कुछ जंगल फिक्स कर दिए थे, भाई इनमें तो एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है? और कुछ जंगल ऐसे थे भाई, हाँ, आप उनमें से जो है हल्की-फुल्की लकड़ियाँ वगैरह जो है वो जुटा सकते हो। ऐसा डचों ने वहाँ पे भी नियम जो है वो थोप दिया था। अब इसके बाद में देखिए, और लकड़ी जो काटी जा सकती थी वो भी क्या, कड़ी निगरानी में काटी जाती थी। अब देखो, ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी काटने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी तथा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अब जो ग्रामीणों को मवेशी चराने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अपने भारत में भी इसी तरीके का कानून था कि लोगों को पशुओं को नहीं चराने दिया जाता था, बिना परमिट लकड़ी नहीं काटने दी जाती थी, जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी नहीं ले जाने दिया जाता था, अन्य जानवरों को चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। मतलब जंगलों के जो रास्ते निकलते थे, उन रास्तों से भी लोगों को नहीं गुजरने दिया जाता था, ना उन्हें जंगलों से जो है अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियां चुनने दी जाती थी, ठीक है, ना ही अपने जो मतलब पशुओं को वो वहां पे चराते थे, तो पशुओं को भी वहां पे नहीं चराने की उनको परमिशन नहीं दी, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक कि भारत भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेलवे लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंध और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। यहाँ पर भी जैसे भारत में अंग्रेज जो उपनिवेश थे, उन्होंने जहाज बनाने के लिए और रेलवे बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता महसूस की, और उसके बाद उन्होंने वन कानून लगा दिए। उसी तरह के डचों ने भी जो है अब जहाज और रेलवे का विस्तार करने के लिए वन कानून जो है यहाँ पे लागू कर दिए, ठीक है। वन प्रबंध और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। 1882 में अकेले जावा से मतलब 2,80,000 स्लीपरों की जो है आवश्यक मतलब स्लीपरों का क्या किया गया, निर्यात किया गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक पेड़ में 3 से 5 स्लीपर बनाए जाते थे। एक पेड़ में कितने स्लीपर बनते थे, 3 या 5 स्लीपर, कम से कम 3 स्लीपर बनते थे, ज्यादा से ज्यादा 5 स्लीपर बन सकते थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पेड़ इन लोगों ने काटे होंगे, जिससे 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 स्लीपरों का यहाँ से निर्यात हुआ था, तो कितने पेड़ इन्होंने काटे होंगे, ठीक है। अब देखो, जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। अब ऐसा तो था नहीं भाई, स्लीपर जो थे वो अपने आप ही तैयार हो जाते थे, पेड़ काटने के लिए भी, लट्ठों को ढोने के लिए भी जो है किस चीज की आवश्यकता थी, श्रम की आवश्यकता थी, मतलब लेबर की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की, जमीनों पर लगान लगा दिया, बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इनसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए वैसे उपलब्ध करवाने का काम मुफ्त में किया करेंगे। अब देखो, डचों ने क्या किया, पहले तो जंगलों में खेती करने के लिए उनको प्रतिबंधित किया, ठीक है, कि यदि आप जंगलों में खेती कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, ठीक है, क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा, डचों ने कहा। किनको कहा, जो जावा के जंगलों में रहने वाली जैसे क्लाम जनजातियां वगैरह जो थी, उनको कहा कि यदि आप यहाँ पर जंगलों में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो आपको इस चीज का लगान देना पड़ेगा। और बाद में कुछ गांवों को लगान से तो मुक्त कर दिया, लेकिन इस शर्त पर रहने दिया, इस शर्त पर खेती करने दी कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए वैसे उपलब्ध करवाने का काम मुफ्त में क्या करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी को ढोने के लिए और स्लीपर बनाने के लिए सभी में जो है किस चीज की आवश्यकता थी, श्रम की आवश्यकता थी, लेबर की आवश्यकता थी, काम करने वालों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो जो काम करने वाले थे वो किस तरह से काम करेंगे, कि पहले तो उनके ऊपर लगान लगाया गया कि यदि आप जंगलों में खेती कर रहे हो तो आपको लगान पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ये हुआ कि जो मतलब यदि आप लोग यहाँ लगान नहीं देना चाहते हो, तो मतलब डच उपनिवेश के लिए आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, आपको इसका कोई भी वेतन जो है वो नहीं दिया जाएगा। अपनी जो भैंसे हैं वो हमारे पेड़ काट कर लाने में और ढुलाई करने में क्या करेंगे, मदद करेंगी, और हम आपको उसका चार्ज नहीं देंगे। इस व्यवस्था को
ब्लैक डोगियन के नाम से जाना गया। अब देखो इस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को, ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन, ठीक है, ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन के नाम से जाना गया। अब देखो आपसे ये पूछ ले ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन का क्या मतलब है या उससे आप क्या समझते हैं, तो देखो देखो डचों ने जावा में रहने वाले रहने वाले गांव को खेती लगान से मुक्त किया, वह शर्त रखी कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध ये का काम मुफ्त में करेंगे। किसी व्यवस्था में ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन ठीक है, ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन कहा गया। ये चीज समझ में आ गई आपको कि डचों ने जावा में रहने वाले गांव खेती लगान से मुक्तियां वह शर्त रखी कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने व लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, ब्लैक डॉग डिएंस्टाइन जो है इसको कहा गया। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा सा मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि ये जो काम मुफ्त में करते थे इनको थोड़ा सा मेहनताना तो दिया गया, लेकिन लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके जो अधिकार थे उनको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। ठीक है, अब देखो सामीन की जो चुनौती थी वो किस तरह से थी वो देखेंगे अपन। 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदो ब्लांगतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति था, ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा। जावा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया का चावल उत्पादक द्वीप इसको माना जाता है। जावा के जो ज्यादातर लकड़हारे थे वो कौन से समुदाय के थे, कालिंग समुदाय के थे। ठीक है, ब्लॉक डॉग डिएंस्टाइन किस बात को कहा गया,
जब लोग डचों के जो उपनिवेश थे, जावा के लोग, ठीक है, वो क्या करते थे, मतलब डचों को जो है फ्री सेवाएं उपलब्ध करवाते थे या फ्री श्रम देते थे, तो उसे क्या कहा गया, ब्लैक डॉग डे इंस्टेंट जो इसको कहा गया। अब देखो, सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लांतुम गांव, एक नाम है रांदू ब्लांतुम, ठीक है, उसका निवासी था सुरोन्तिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने का सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1890 में रांदू ब्लांतुम। एक निवासी था, व्यक्ति का नाम था सुरोन्तिको सामीन। इस सुरोन्तिको सामीन ने क्या किया, जंगलों पर राजकीय मालिकाना अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, इस सुरोन्तिको सामीन ने जंगलों के जो राजकीय मालिकाना जो अधिकार था उसके ऊपर सवाल इसने खड़े कर दिए। उनका तर्क था, क्योंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर अधिकार नहीं हो सकता। ये जो सुरोन्तिको सामीन जो था उसने ये कहा कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है, जिस पर राज्य अपना अधिकार जता रहा है, तो इस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उसने कहा। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया, और जल्द ही एक जो व्यापक आंदोलन था वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। अब देखो, इस बात के लिए जल्दी एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, और इस आंदोलन में सामीन का दामाद भी था। ठीक है, ये जो सामीन था सुरोन्तिको सामीन, ठीक है, तो इसका दामाद भी इसमें शामिल था। 1907 तक, 1890 में ये सवाल खड़ा हुआ और 1907 तक की बात है, तो 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। 1907 तक लगभग 3000 परिवार जो सुरोन्तिको सामीन जो था उनके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। अब देखो, जब डच इस जमीन का सर्वेक्षण करने के लिए आए तो कुछ जो सामीनवादी थे, ठीक है, उन्होंने वो जमीन पर लेट गए और उनको जो है निरीक्षण नहीं करने दिया, और उन्होंने इस चीज का विरोध जताया कि जमीन जो है वो आपकी दी हुई नहीं है, हवा आपकी दी हुई नहीं है, पानी आपका दिया हुआ नहीं है, पेड़ आपके दिए हुए नहीं है, तो आपका इन पर अधिकार किस तरह से हो सकता है, ये हमारे हैं, ठीक है, हमारा ही इन पर अधिकार है, हम इसका निरीक्षण नहीं करने देंगे। जबकि दूसरे जो लोग थे उन्होंने इस चीज का किस तरह से विरोध किया कि ना तो उनको लगान दी, ना जुर्माना भरा, ना ही बेगार दी, और सब चीजों से क्या कर दिया गया, इनकार जो है वो कर दिया गया। ठीक है बेटा, अब देखो युद्ध वन विनाश जो है वो किस तरह से हुए, युद्ध किस तरह से जो है हुआ, और वन विनाश जो है वो किस तरह से हुए, वो जो है बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।